हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि 17 सितंबर 2022 को जो एनटीए के थ्रू सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम रहा है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही शिफ्ट में ये पेपर्स थे। तो स्पेसिफिकली लाइफ साइंसेस के अंदर जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इकोलॉजिकल साइंसेस। तो इकोलॉजिकल साइंसेस से जुड़े हुए जो क्वेश्चन, चाहे वो मॉर्निंग शिफ्ट के हों या इवनिंग शिफ्ट के हों, उनका जो कंप्लीट डिस्कशन है और इजीएस्ट वे में आप उनको समझ पाएँ कि क्वेश्चंस के अंदर क्या बातें पूछी गई थी और आप लोगों ने किस प्रकार से उसको अटैम्प्ट किया होगा, और आपकी साइड पे क्या मिस्टेक्स रही होंगी या क्या चीज़ें आपकी तरफ से मिसिंग हैं। तो आई होप इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। देखिए, इकोलॉजिकल साइंसेस का जो सिग्निफिकेंस है वो लास्ट पेपर्स में जो कंट्रीब्यूशन यहाँ से आ रहा है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो इकोलॉजिकल साइंसेस से पूछे हैं। अगर हम इसी पेपर की बात करें तो यहाँ पे जो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम रहा था, तो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर देखिए बी पार्ट के अंदर टोटल यहाँ पे 16 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और सी पार्ट के लिए टोटल यहाँ पे 28 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, यानी कि 44 नंबर के क्वेश्चन यहाँ मॉर्निंग वाले पेपर में पूछे गए थे। अगर ऐसे ही हम इवनिंग वाले पेपर की बात करें तो इवनिंग के पेपर के अंदर इकोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे। बी पार्ट में 20 नंबर के क्वेश्चन रहे थे, जबकि सी पार्ट के अंदर 52 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो रहे हुए हैं। तो दिस इज़ ए ग्रेट नंबर है ना। 72 नंबर के क्वेश्चन अकेले एक यूनिट से आ रहे हैं, 44 नंबर के क्वेश्चन हैं एक अकेले यूनिट से आ रहे हैं। तो जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स रहती हैं मोस्ट ऑफ, आप जानते हैं कि लगभग 110 से 110 से ज़्यादा स्कोर होने पे जनरल कैटेगरीज वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी होपफुली जेआरएफ वगैरह वो हो जाते हैं। तो 1110 के सामने और इकोलॉजी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन हम समझ सकते हैं कि 72, और एवरेज देखें तो 35 नंबर के क्वेश्चन तो एवरेज इकोलॉजिकल साइंसेज से मोस्टली पेपर्स में हमेशा आते ही है। तो आपके सिलेक्शन के अंदर इकोलॉजी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, इसके बाद में दूसरी चीज़ ये होती है कि इकोलॉजी एक डाटा बेस्ड साइंस भी है, और साथ में क्या है कि स्पेसिफिकली जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स का बहुत ज़्यादा क्लियर होना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करते ही हैं, बट क्वेश्चन अटैम्प्टिंग के टाइम पे जब वो अप्लाई करते हैं अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में कुछ चीज़ें उनसे मिसिंग रहती हैं, और उसी के कारण से उनके जो कंक्लूजन्स हैं और जो आंसर्स हैं वो काफ़ी बार गलत भी रहते हैं। तो मेरी तरफ से आपके लिए यही कोशिश रहेगी कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और एक बिल्कुल से इजी फॉर्मेट के अंदर कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था और किस प्रकार से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की ज़रूरत थी, और ड्यूरिंग क्वेश्चन अटैम्प्टिंग हमें किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए था और कैसे पॉइंट्स के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए था। तो इन्हीं सभी बातों के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर डिस्कशन को। तो सबसे पहले तो मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे बी पार्ट के क्वेश्चंस और बाद में सी पार्ट के क्वेश्चन को लेंगे, एंड देन द फर्दर हम इवनिंग पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ मी। ओके, देखिए ये हमारे मॉर्निंग शिफ्ट का आपके पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन आईडी के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, और जो आपकी चैलेंजिंग सीट है उसके अंदर उनके आपने अटैम्प्ट किया था वो भी दिखाया हुआ है, और स्पेसिफिकली सीएसआर ने किस चीज़ को सही माना है, कौन सा आईडी सही है वो उसमें मेंशन है, तो आप वहाँ से अपने पेपर को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी जगह पे कुछ क्वेश्चंस की जो करेक्ट आईडी सीएसआई ने सजेस्ट की है वहाँ पे कुछ डाउट भी हैं, वो बातें भी हमारी साथ में ही रहेंगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 32 वाले की। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। तो जैसे हम लोग बीएससी एमएससी क्लासेस में सारे स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं कि इंडिया के अंदर काफ़ी सारा वेजिटेशन टाइप्स वो पाया जाता है, और इंडियन कॉन्टिनेंट को
हम वेजिटेशन टाइप्स के आधार पे डिवाइड कर सकते हैं। मेनली जो वेजिटेशन टाइप्स हैं ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो स्पेसिफिकली अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है वो पाई जाती है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो दिस इज साउथ वेस्ट जो कोस्टल एरिया, अपना कोस्टल एरियाज हैं, और साथ में जो फार ईस्ट है जिसमें कि हमारा बिल्कुल से ईस्ट वाला पार्ट आ जाता है, वहाँ पे मेनली ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। लेकिन इनका जो प्रपोर्शन है वो काफ़ी कम है। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो दिस इज़ द फार ईस्ट। तो एक तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और दूसरा जो साउथ वेस्ट कोस्ट है इंडिया का, जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स आ जाता है। लेकिन ये जो एरिया है ये काफ़ी बड़े एरिया नहीं है, हालांकि इंडिया के अंदर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम ट्रॉपिकल ड्राई एंड डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें, तो ड्राई का मतलब रेनफॉल कम रहता है और पत्तियां एक बार गिर जाती हैं। तो दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वो मेनली जो पेनिनसुलर पार्ट है, और पेनिनसुलर पार्ट के अलावा जो मिडिल पार्ट है इंडिया का, उसका सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन बनता है वो इसी फॉरेस्ट टाइप का, कि ये हमारा सबसे ब्रॉड जो एरिया इसके पास है, दिस वन, राइट। इसी प्रकार से टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें, तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में आपको लेना होता है कि जो एक्सट्रीम विंटर सीजन्स हैं, क्योंकि टेम्परेट का कनेक्शन सीजन से होता है, तो एक्सट्रीम विंटर सीजन्स हैं उसके लिए स्पेसिफिकली देखिए कि हमारा जो हिमालय है, जो हिमालय की जो फुट हिल एरियाज हैं, हिमालय के अंदर जो फुट हिल एरिया है, उस फुट हिल एरिया के अंदर ये फॉरेस्ट हैं ये पाए जाते हैं। तो ये भी कोई बहुत बड़ा जो लार्जेस्ट एरिया उसमें काउंट नहीं होगा। लार्जेस्ट एरिया तो हमारे पास ट्रॉपिकल ड्राई जो डेसिडियस फॉरेस्ट है बीच वाला, यही है। बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा वेजिटेशन है वो हमें किस प्रकार से ध्यान में रहेगा, और हम कैसे इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। दिस इज़ द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर हमें लेने होते हैं कॉनिफर्स। तो कॉनिफर्स के मेनली हमारा जो पाइनस के फॉरेस्ट हैं, पाइन फॉरेस्ट हैं, कॉनिफर फॉरेस्ट हैं, जो कि हमारा एक प्रकार का टैगा वेजिटेशन भी बनाते हैं, बोरियल फॉरेस्ट भी बनाते हैं। तो ये स्पेसिफिकली जो एल्टीट्यूडनल जो एरिया है हिमालय का, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। तो होने को तो काफ़ी सारे फॉरेस्ट टाइप्स इंडिया में हैं, बट अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा एरिया ज्योग्राफिकली कौन सा कवर करता है, तो इट इज़ द ड्राई डेसिडुअस एरिया, जो कि ट्रॉपिकल के अंदर काउंट होता है। तो दिस इज द फर्स्ट वन क्वेश्चन। इसके बाद में हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, और ये है हमारा क्वेश्चन आईडी नंबर 33। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोम इज नॉन टू अकर इन इंडिया। तो एक काफ़ी बड़ा जो लैंडस्केप होता है जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, और वहाँ का वेजिटेशन एक पर्टिकुलर क्लाइमेट को रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज़ टेकन एज ए बायोम। तो हालांकि इंडिया के अंदर ऐसे काफ़ी बड़े एरियाज़ हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है, और पर्टिकुलर प्रकार के क्लाइमेट के रिगार्डिंग वहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रकार का वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है। स्पेसिफिकली देखिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जैसे जो टुंड्रा होता है, मेनली टुंड्रा में हम लेते हैं आर्कटिक टुंड्रास को, और जो आर्कटिक टुंड्रा एरियाज होते हैं ये जैसे कि हमारे पोलर एरियाज हैं, वहाँ हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि जो ग्लोब के पॉल्स हैं उन पॉल्स के ऊपर जो टुंड्रा वेजिटेशन होती है वो है। ऐसे जो बोरियल फॉरेस्ट है और जो टैगा है, ये देखा जाए तो पोजीशन वाइज सब आर्कटिक होते हैं ना। आर्कटिक से जस्ट पॉल्स से हम थोड़ा सा इक्वेटर की तरफ आएंगे तो वो सब आर्कटिक जोन होता है जहाँ पे ये हमें देखने को मिलेंगे। तो सब आर्कटिक जोन वाला पार्ट भी इंडिया के अंदर नहीं है। दिस इज द एल्पाइन ग्रासलैंड फॉरेस्ट टाइप्स, और एल्पाइन ग्रासलैंड जो मिडोज हैं ये इंडिया के अंदर पाए जाने वाला एक प्रकार का बायोम है जिसको कि हम कंसिडर कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको ध्यान देना है कि जो एल्पाइन जो पार्ट होता है ना, आर्कटिक जो होता है दैट इज़ फॉर पोलर पार्ट, जबकि एल्पाइन का मतलब होता है हाई एल्टीट्यूडनल जो माउंटेन टॉप्स होते हैं उनके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, माउंटेन टॉप्स। तो जो हिमालय का टॉप एरिया है जहाँ पे स्नो होती है ना, स्नो के ठीक नीचे, जैसे आपने माउंटेन लिया है तो जहाँ पे स्नो है
उस स्नो के ठीक नीचे, स्नो एरिया की ठीक नीचे जो वेजिटेशन पाई जाती है, दिस इज द ग्रासलैंड। तो इसमें एक तो हमारे पास आ जाएगा वेस्टर्न हिमालयाज, क्योंकि ग्रासलैंड के लिए जो प्रेसिपिटेशन है उसकी अमाउंट कम होनी चाहिए। ईस्टर्न हिमालय के अंदर बारिश ज़्यादा होती है और वेस्टर्न हिमालय के अंदर रेनफॉल कम होती है, तो वेस्टर्न हिमालय इसका पार्ट हो जाएगा। जहाँ पे एल्पाइन श्रब्स हैं, इस एरिया के अंदर क्या मिलेंगे आपको, एल्पाइन झाड़ियाँ मिलेंगी ना, श्रब्स, और घास के मैदान हैं जिनको हम मिडोस के अंदर काउंट कर सकते हैं, राइट। स्पेसिफिकली जो एल्पाइन ग्रासलैंड एरिया है जो कि हमारा वेस्टर्न हिमालय के पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट है, उसमें अकेला इंडिया ही नहीं है, इंडिया के साथ में वहाँ पे नेपाल का पार्ट भी आ जाता है और साथ में जो तिब्बत है उसका पार्ट भी आ जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान ये रहे कि टुंड्रा, बोरियल, टैगा, ये सब पॉल्स एंड पॉल्स से अंदर की तरफ के एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एल्पाइन एक हाई एल्टीट्यूड जो कि समुद्र तल से बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं ना, उनके लिए लागू होता है और ऐसा इंडिया में है। और फिर ग्रासलैंड के लिए होता है कि ग्रासलैंड जो है वो स्नो लाइन एंड ट्रे लाइन के बीच में होती है, जिसमें द स्नो लाइन और इसके नीचे यहाँ पे कॉनिफर फॉरेस्ट है, वो ट्री लाइन है। तो इनके बीच का जो एरिया है उस एरिया के अंदर हमें ग्रासेस देखने को मिलेंगे। एंड ग्रासेस का मतलब स्मॉल साइज प्लांट्स हैं, श्रब्स हैं, जो कि ट्री साइज अटेन नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज द राइट आंसर फॉर एल्पाइन ग्रासलैंड। ओके, दिस इज द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। देखिए यहाँ से पूछा जा रहा है कि द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट डिफाइन स्पीसीज एज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, है ना। स्पीसीज को हम ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के रूप में काउंट करते हैं दैट आर रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड, यानी कि स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2 दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, कि उनके गैमेट्स आपस में यूज नहीं हो पाते हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन उनके बीच में पाया जाता है। However, this definition is not applicable to the groups where sex or reproduction has not been observed. तो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे तो गैमेट्स बनते हैं, तो गैमेट्स को अगर शेयर कर पा रहे हैं तब तो एक ही स्पीसीज़ के हैं, गैमेट्स को शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो वो डिफरेंट स्पीसीज में काउंट होते हैं। लेकिन हम उनका क्या करें जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे है ही नहीं, तो जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं वहाँ पे गैमेट्स नहीं है, नो गैमेट्स। तो एक तो हमारा बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो कि गैमेट्स के यूज होने और नहीं होने के ऊपर डिपेंडेंसी बताता है, उसके आधार पे हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि चलो हम एक स्पीसीज में रखेंगे या नहीं रखेंगे। बट फिर हम उनका क्या करें जहाँ पे रिप्रोडक्शन है, वहाँ पे सेक्सुअल मैकेनिज्म है ही नहीं, वहाँ पे गैमेट्स बनते ही नहीं हैं, और बस जस्ट हमें ये पता हो उसी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमें यहाँ से चूज़ करना, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म where biological species concept may therefore not apply। तो जहाँ पे हम हमारी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते वो चीज़ हमें ढूंढनी है। तो देखिए बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट उन पे लागू नहीं होगी जहाँ पे गैमेट्स नहीं बनते, राइट। तो हमें ऑप्शन को देख लेते हैं, मोनोकॉट्स हैं इनमें तो गैमेट्स बनते हैं, और बेसल ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें भी गैमेट्स बनते हैं, एस्कोमाइसिड फंजाई हैं, ओलिगोकीट्स हैं इनमें भी बनते हैं। तो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं जिनमें गैमेट्स बनते हैं वो तो हमारी सेक्सुअल स्पीसीज जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करेंगे ही करेंगे। मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स, ये जो लोअर क्रिप्टोगैम्स हैं ये भी गैमेट्स बनाते हैं, तो ये भी इसी बाउंड्री के अंदर आ जाएंगे। लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया है, यूग्लिनोफाइटा है, ये फॉलो नहीं करेंगे, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट है, गैमेट्स नहीं बनेंगे, साइनोबैक्टीरिया के अंदर ऑल टुगेदर एब्सेंट है। तो एक ग्रुप हमें वो बताना था जहाँ पे गैमेट्स नहीं बने, और हम गैमेट्स के यूज होने और नहीं होने के आधार पे हम बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर पाए, तो वो ग्रुप हमारे पास क्या रहेगा, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते, दिस इज द साइनोबैक्टीरिया एंड यूग्लिनोफाइटा। ओके, दिस इज द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पे हमें बात करनी है कि स्पेसिफिकली इन्वेजिव स्पीसीज को लेकर के ये क्वेश्चन है। इन्वेजिव स्पीसीज के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक एरिया हो और उस एरिया के अंदर पहले से एक कम्युनिटी बिल्कुल से रह रही होती है, क्योंकि कोई भी एरिया खाली नहीं होता है, कम्युनिटी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं,
एनिमल्स हैं, इनकी स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है। और किसी भी एरिया के अंदर लंबे लंबे समय से दो स्पीसीज एनिमल्स वगैरह सब प्रेजेंट हैं, तो स्पेसिफिकली वो एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी का एग्जांपल होता है, और मॉनली यहाँ पे जो स्पीसीज हैं वो केस सिलेक्टेड स्पीसीज होती हैं। बट अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म या नई स्पीसीज यहाँ आकर के अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है ना, इसके अंदर अपने आप को इस्टेब्लिश करता है, तो ये वाली स्पीसीज जो कि उस एरिया की नहीं है, बाहर से उस एरिया के अंदर इन्वेट करती हैं, दैट आर कॉल्ड इन्वेजिव स्पीसीज, फॉरेन स्पीसीज, एलाइन स्पीसीज। ये सब हम इन्हीं के लिए यूज़ करते हैं। एलाइन स्पीसीज भी हम इसी को बोलते हैं, फॉरेन स्पीसीज भी हम इन्हीं के लिए अप्लाई करते हैं। तो किसी पहले से ऑक्यूपाइड एरिया जिसमें कि सारे केस सिलेक्टेड हों और एक क्लाइमैक्स को रिप्रेजेंट करते हों, उसमें कोई अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करा पाता है। तो देखिए, एक इकोलॉजी की कॉन्सेप्ट होती है, उस कॉन्सेप्ट में हम ये समझते हैं कि जब किसी एरिया में क्लाइमैक्स को हम मेंशन करें, तो वहाँ पे जितनी भी स्पीसीज पाई जाती है उन सब की निसेज हैं वो नैरो होती हैं, दे हैव नैरो निसेज। तो निसेज नैरो होने का मतलब ये है कि वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, इसीलिए तो हम उनको केस सिलेक्टेड में काउंट करते हैं। तो अगर किसी एरिया के अंदर पहले से इतने रिसोर्स प्रेजेंट हैं और उनको कंज्यूम करने वाले अपने निशेस को नैरो करके वहाँ बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन कर रहे हैं और अपने कंपटीशन को मिनिमाइज करके कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच में कोई कैसे आकर के रह सकता है। तो जहाँ पे भीड़ भाड़ हो और वहाँ पे कोई बीच में कैसे एडजस्ट होता है, तो एक सिंपल सा तरीका है कि जिसको नीड्स सबसे कम होती है, इंट्रोड्यूस वही कर पाएगा जिसकी नीड्स नॉन स्पेसिफिक हो। जो एक स्पेसिफिक रिसोर्स की रिक्वायरमेंट जिसको ना हो, जो एक कॉमन रिसोर्स के ऊपर सर्वाइव कर सकता है ना, सिंपली हम इसको कैसे ले सकते हैं, जो एक कॉमन रिसोर्स के ऊपर सर्वाइव कर लेगा वो यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। तो ऐसी स्पीसीज जो किसी वेल ऑक्यूपाइड एरिया में अपने आप को इस्टेब्लिश कराना चाहें, वहाँ जर्मिनेट करके, ग्रो करके, रिप्रोड्यूस करके, एग्रीगेट करना चाहें और नंबर बढ़ाना चाहें, तो उनकी जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो स्ट्रेटजीज आर सिलेक्टेड जैसी होनी चाहिए। वो फास्ट ग्रोइंग होने चाहिए, उनके अंदर बहुत सारे सीड्स बनने चाहिए, उनकी लाइफ साइकिल जल्दी पूरी हो जानी चाहिए। तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर हैं जो ऐसी चीज़ों के लिए काम करते हैं। लेकिन बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब पहले से एरिया वेल ऑक्यूपाइड है, तो उनके यहाँ कोई अपने आप को वही इंट्रोड्यूस करा के सक्सेसफुल इस्टेब्लिश करा सकता है जिसकी नीड स्पेशल नहीं होनी चाहिए। दैट शुड बी ए कॉमन रिसोर्स बेस्ड स्पीसीज, तो दैट आर द आर सिलेक्टेड स्पीसीज। तो बिल्कुल से जो हमारा आर एंड के सिलेक्टेड जो पैटर्न है, अगर आप लोगों ने क्लासेस के अंदर इन चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो इन्वेजिव स्पीसीज के रिगार्डिंग आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं होती है। देखिए, जो के सिलेक्टेड स्पीसीज हैं वो इन्वेजिव के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि उनको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। तो एलाइन स्पीसीज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के साथ में किसी एरिया में स्टेब्लिश कैसे हो सकती है, और वो हैबिटाट स्पेशलिस्ट भी नहीं हो सकते क्योंकि स्पेशलिस्ट बोलते हैं तो हमारा मीनिंग कैसे ही होता है, और दे आर ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन। तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि नेचर के अंदर तो बहुत सारी स्पीसीज हैं वो अपने आप ही फैल जाती हैं, जैसे कि पार्थिनियम वगैरह, उसको हम थोड़ी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है। जैसे प्रोसोपिस जुलोफ्लोरा है, उसको हम थोड़ी, हाँ ठीक है, एक बार इंट्रोड्यूस कराया होगा लेकिन बाद में तो अपने आप ही फैल जाता है। तो दे हैव इकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, उनकी प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, फिडेलिटी बहुत कम होती है, इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड हाई होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्वेजिव स्पीसीज को कैपेबल बनाती हैं कि दे कैन एडजस्ट बिटवीन ए क्राउडेड एरिया ड्यू टू देयर आर स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज, ठीक है, ओके। इसके बाद में हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये भी एक ऐसा पार्ट है जहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन ये सर ने बार बार पूछे हैं, ऐसा ये क्वेश्चन यहाँ भी पूछने की कोशिश की गई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को तो हम dn ओवर dt से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड पॉपुलेशन साइज को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो y एक्सिस के ऊपर तो हमने ले रखा है dn ओवर dt, और x एक्सिस के ऊपर हमने ले रखा है n, और करेक्ट रिलेशनशिप हमें बताना है। और थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना चाहिए और हमेशा ही आपको ऐसा ही फॉलो करना होता है कि जब हमें कुछ भी मेंशन नहीं किया होता है तो हमें जो नेचुरल कंडीशंस उनको फॉलो करना होता है। और नेचुरल कंडीशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि नेचर में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, और जब रिसोर्सेज को हम लिमिटेड मान के काम करेंगे या अप्लाई करेंगे तो इट मीन्स वी हैव टू फॉलो लॉजिस्टिक ग्रोथ।
ठीक है, तो नेचर में रिसोर्सेज कभी भी अनलिमिटेड नहीं होते हैं, तो जो भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे होगा या किसी के ऊपर भी हम इसको अप्लाई करें तो डेफिनेटली उसको लॉजिस्टिक ग्रोथ ही देनी होती है। और लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर जो हमारा कार्य होता है कि अगर हम dn/dt को प्लॉटिंग करें n के रेफरेंस के अंदर, दिस इज dn/dt एंड इट विल बी प्लॉटेड बाय n। तो जब पॉपुलेशन बहुत छोटी होती है तो dn/dt की वैल्यू काफ़ी कम होती है। जब पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी को पहुंच जाती है तो भी चेंज आना कम हो जाते हैं, और जब पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी की हाफ होती है यानी कि k/2 होती है तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो हमारा जो कर्व है, जो पैटर्न है, वो इस प्रकार का एक डॉम सेप्ट पैटर्न हमारे पास आता है, जहाँ पे किसी भी पॉपुलेशन जो कि लॉजिस्टिकली ग्रो कर रही होती है उसकी मैक्सिमम जो ग्रोथ रेट है, मैक्सिमम जो चेंज है नंबर के अंदर, वो कहाँ आता है, k/½ के ऊपर। ठीक है, तो देखिए ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे k/½ दिखाया हुआ है ना, k/½ दिखाया हुआ है, तो k/½ के ऊपर तो मैक्सिमम होती है, यहाँ पे तो 0 आ गया है, और ये तो k/½ से पहले मैक्सिमम है, तो ये बात तो गलत है। ठीक है, ये k/½ के ऊपर मैक्सिमम ग्रोथ दिखा रखी है, ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो हमारा मेंशन था कि दिस इज़ वाई एक्स एक्सिस के ऊपर n दिखा रखा है, तो ठीक है आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन ये पॉइंट क्या है, दिस इज द k पॉइंट, कि k के ऊपर वापस से 0 हो जाती है dn/dt की वैल्यू, और n = 0 होने पे भी 0 होती है, और k½ के ऊपर मैक्सिमम होती है। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट वन ग्राफ को फॉलो करेंगे तो एक तो ये पैटर्न ही गलत है ना, ये इस प्रकार का पैटर्न होता है ना, राइट। तो ये अपन वाई एक्सिस के ऊपर कोई वैल्यू होती है, यहाँ पे गलत है। ठीक है, k½ के ऊपर मैक्सिमम पॉइंट होता है, वो ठीक है, लेकिन इसके बाद में ये पैटर्न है वो अनजस्टिफाइड है, आप इसके बारे में कुछ नहीं, ये गलत तो यही हो गया था, इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते, राइट। सिमिलरली ये यहाँ पर भी गलत है, यहाँ भी गलत है, एंड दिस वन द करेक्ट ऑप्शन, कि dn/dt k½ के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास रहने वाली है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और यहाँ पे एक पहली बार CSIR ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं एनटी ने, कि ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं रहा हुआ है। ये एक्चुअल में बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज़ जो BMCs हैं, इन्वेस्टिगेट अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 एंड रूल्स 2004, इनके अकॉर्डिंग जो BMCs बनाई गई हैं, यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो मॉनिटरिंग है, कि ग्राउंड लेवल के ऊपर कौन कौन से एरिया में बायोडाइवर्सिटी की हालत क्या है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए जो कमेटीज़ बनाई गई ना, ज़्यादा मॉनिटरिंग कमेटीज़ हैं एक प्रकार की, ये जो कि बायोडाइवर्सिटी को मॉनिटर करते हैं, मॉनिटरिंग कमेटीज़ हैं। तो हमसे पूछा गया था कि आर कॉन्स्टिट्यूटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। तो जो बेसिक लेवल है कि ये एक्चुअल में जो ग्राउंड लेवल के ऊपर हम बायोडाइवर्सिटी को मॉनिटर करने के लिए जो एजेंसीज बनाई गई हैं, और ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है हमारे, उनको फॉलो करके बनाई गई हैं, तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल है वो एग्जैक्ट में क्या है, तो दिस इज़ वर्किंग एट द विलेज लेवल। तो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर कि हमें इंडियन बायोडाइवर्सिटी की जो मॉनिटरिंग है वो विलेज स्तर पे होती है, और विलेज स्तर के ऊपर जो BMCs हैं वो काम करती हैं। ओके, दिस इज द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि देयर इज ए स्पीसीज दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, एक तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, फाउंड इन रशियन फॉरेस्ट। तो जो रशियन फॉरेस्ट एरिया है ये उसमें पाए जाते हैं, यानी कि जो ईस्ट मोस्ट रसिया है, और उसके जस्ट अपन अगर हम आगे चलेंगे ईस्ट के अंदर तो वहाँ पे चाइना आ जाएगा। तो चाइना और रसिया उसका जो साइड है वहाँ पे ये हमें बता रहा है कि वहाँ पे कोई क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। इट इज़ सॉलिटरी, ठीक है, ये अकेली स्पीसीज है। इट इज हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट सम मेल्स स्टे विथ फीमेल्स आफ्टर मैटिंग। तो मेल्स हैं वो मैटिंग के बाद में फीमेल्स के साथ में रहते हैं, तो ये एक जो हमारा जो एनिमल बिहेवियर है उसका पार्ट होता है कि मेल फीमेल को जब असिस्ट करता है रिप्रोडक्शन के बाद में, मैटिंग के बाद में जब असिस्ट करता है, उसका मतलब जो सेक्सुअल सिलेक्शन है वो पुअर है, पुअर सेक्सुअल सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है दैट इज पुअर।
एंड में इवन हेल्प द रियरिंग द वंस, ये जो यंग वंस हैं उनकी रियरिंग में अगर हेल्प करते हैं, दोनों पार्टनर मिल करके अगर बच्चों को रियरिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है वो नहीं है, यानी कि दिखने में मेल और फीमेल एक जैसे होंगे, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखें तो मेल एंड फीमेल दे आर सिमिलर, है ना, उनमें रिजेम्बलेंस है, वो अलग से नहीं, डिमार्केशन नहीं कर पाएंगे। तो हमें बताना है कि ये कौन सी स्पीसीज है। देखिए जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जस्ट हमें एक जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है उसका पता होना चाहिए कि रशियन फॉरेस्ट के अंदर मिलने वाला जैसे कि यहाँ पे लेपर्ड्स हैं, फॉक्स हैं, फेरेट्स हैं, तो थोड़ा सा हमारा जो आइडिया है कि क्या कौन से वाला यहाँ पे जस्टिफाइड होगा। और लोकेशन वाइज कि रसिया के फॉरेस्ट के अंदर अगर हम देखें तो दिस इज द एमर लेपर्ड, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं और लोकेशन इनकी रशियन फार ईस्ट ही है, और साथ में जो ईस्टर्न रसिया तो है ही है, प्लस जो चाइना है ये वहाँ भी पाया जाता है। अगर हम बात करें स्नो लेपर्ड की, तो स्नो लेपर्ड है वो सेंट्रल साउथ एशिया जो है, सेंट्रल और साउथ एरिया के जो माउंटेन टॉप्स हैं जहाँ पे कि आइस एरिया है वहाँ पे ये पाया जाता है, तो ये रसिया से नहीं है। ऐसे जो आर्कटिक फॉक्स है ये आर्कटिक रीजन में पाई जाती है। तो जो पॉल्स हैं स्पेसिफिकली जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो आर्कटिक एरिया है उस आर्कटिक एरिया के अंदर मिलने वाली फॉक्स है। एंड ब्लैक फुटेड फेरेट जो है इसकी लोकेशन नॉर्थ अमेरिका है। तो जस्ट जो जो जियोग्राफी होती है कि हमें पता हो कि कौन सी स्पीसीज कहाँ पाई जाती है, जस्ट हमें इस चीज़ का डायरेक्टली पता होने पे हम ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो कुछ जैसे मेल फीमेल में डिफरेंस ना हो तो ये चीज़ तो हमें एनिमल बिहेवियर से, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म से और रियरिंग वगैरह की जो मेंशन यहाँ पे किया गया वहाँ से समझ में आता है। और दूसरा हमें एक लोकेशन को जरूर से यूज़ करना पड़ता है। ओके, दिस वन इज द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि स्पीसीज रिचनेस कैन बी मेजर्ड विथ द, तो स्पीसीज रिचनेस को हम कैसे बता सकते हैं, स्पीसीज रिचनेस का मैटर। तो स्पीसीज रिचनेस को जैसे किसी भी एरिया के अंदर स्पीसीज रिचनेस क्या है, मेनली जैसे हमारा जो एक जनरल जो कॉन्सेप्ट होता है कि हम किसी भी एरिया के अंदर स्पीसीज रिचनेस को बताते हैं, तो इनडायरेक्टली हम वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में बता रहे होते हैं। तो दिस इज द अबंडेंस ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया। तो अबंडेंस का मतलब तो ये होता है कि कोई स्पीसीज वहाँ पे कम पाई जाती है या ज़्यादा पाई जाती है, ये तो एक कंपैरेटिव वैल्यू होती है, तो ये रिचनेस में काउंट नहीं होती है। ठीक है, सिमिलरली नंबर एंड अबंडेंस ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया, कि किसी भी एरिया के अंदर कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं और उनमें से अबंडेंस कितनी है, तो ये भी यहाँ पे काउंट नहीं होता है। दिस इज द नंबर ऑफ स्पीसीज, क्योंकि सिंपली फॉरवर्ड कि किसी एरिया के अंदर कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज जो होती हैं वो उस एरिया की रिचनेस को बनाती है। अगर नंबर ऑफ स्पीसीज कम है तो इस एरिया की रिचनेस कम होती है, नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा होती है तो रिचनेस है वो ज़्यादा होती है। तो दिस इज द नंबर ऑफ स्पीसीज, यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो नंबर ऑफ स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है, नॉट द डेंसिटी ऑफ स्पीसीज, क्योंकि डेंसिटी भी एक प्रकार का क्या है, डेंसिटी एक प्रकार का एनालिसिस है कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर यूनिट जो स्पेस है उसमें कितनी स्पीसीज पाई जा रही है, स्पीसीज डेंसिटी। तो ये भी यहाँ पे रिचनेस के लिए काउंट नहीं होता है। तो रिचनेस का मतलब नंबर से हमारा मीनिंग होता है, नंबर ऑफ स्पीसीज काउंट होती है। ओके, देखिए ये हमारे क्वेश्चंस हैं। अब हम बात करेंगे हमारे मॉर्निंग शिफ्ट में ही पार्ट सी का जो इकोलॉजी का पार्ट रहा है, कि पार्ट सी में जो क्वेश्चंस रहे हुए हैं उनको हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। देखिए, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड अबाउट अडप्टिव रेडिएशन, है ना। अडप्टिव रेडिएशन के लिए हमें यहाँ पे कुछ सोचना है और सारे स्टेटमेंट इसको लेकर के ही हैं।
तो अडप्टिव रेडिएशन का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं, और इकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से एक कॉमन जीन पूल जो होता है वो अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग प्रकार से अडेप्ट होते चले जाते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स को अपन देखते हैं कि अडप्टिव रेडिएशन इज ए काइंड ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो आपके पास एक कॉमन एंसेस्टर हो और उस कॉमन एंसेस्टर से कुछ लिनेजेस सेपरेट हो जाएं और हर एक जो सेपरेशन है वो एक इकोलॉजिकल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक प्रकार का डाइवर्जेंस ही है। तो दिस इज़ करेक्ट कि डाइवर्जेंस की बात ही है। ड्राइवन बाय इकोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन, कि इकोलॉजिकल कंडीशन हर जगह पे डिफरेंट है और उसके अकॉर्डिंग ही एक कॉमन जो एंसेस्टर्स हैं उनसे डिफरेंट जो स्पीसीज हैं वो इवॉल्व हुई हैं, और ये एक अडप्टिव रेडिएशन का मैटर होता है। तो ए स्टेटमेंट तो सही है हमारा। इसके बाद में था कि अडप्टिव रेडिएशन इज द डाइवर्जेंस ऑफ अनरिलेटेड टैक्सा इनटू डिफरेंट निसेस। तो डाइवर्जेंस ऑफ अनरिलेटेड टैक्सा जो है कि स्पेसिफिकली जो हम कॉमन ग्रुप ले रहे हैं ये अनरिलेटेड थोड़ी होता है, ये तो रिलेटेड है, कॉमन एंसेस्टर होता है, कॉमन जीन पूल होता है। तो अनरिलेटेड बोलने का मतलब ये है कि हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स थे और वो अलग अलग इवॉल्व हुए हैं, तो ये तो कोई मैटर अडप्टिव रेडिएशन का होता ही नहीं है। तो दिस इज कि अनरिलेटेड टैक्सा, ये तो गलत बात है, ये नहीं होगा यहाँ पे स्टेटमेंट। अनरिलेटेड के कारण से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये था कि अडप्टिव रेडिएशन इज रेयर ऑन अरेपिग्लोस रिमूव फ्रॉम द mainland। तो ये तो हम एवोल्यूशन में देखते ही हैं कि स्पेसिफिकली जो आइसलैंड्स हैं और डार्विन फिंचेस का जो एग्जांपल है तो वो तो अडप्टिव रेडिएशन का ही है। तो ये रेयर कैसे है, ये तो अरेपिग्लोस के अंदर तो हमें अडप्टिव रेडिएशन देखने को मिलता ही है। तो दिस इज अगेन रॉन्ग। देखिए, प्रोसेसेस unrelated to niche exploitation can be measured drivers। कि niche exploitation अलग अलग हो जाए, जैसे एक ग्रुप है वो अलग निश को यूज़ कर रहा है, दूसरा ग्रुप अलग निश को यूज़ कर रहा है, ऐसे अलग अलग निशेस को अगर वो यूटिलाइज करने लग जाए, है ना, अनरिलेटेड निश एक्सप्लॉयटेशन। तो यस, इकोलॉजिकल कंडीशन अलग अलग हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी निशेस को अलग अलग कर लिया, तो निश एक्सप्लॉयटेशन अनरिलेटेड ना, ये एक थोड़ा सा ट्विस्ट है लैंग्वेज का, तो वो चीज़ सही है ना यहाँ पे। कैन बी मेजर ड्राइवर्स, कि ये जो बदलना है वो इन्हीं के कारण से तो हुआ है कि इन्होंने अपने अपने क्लाइमेट के अंदर अपने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी अपनी निशेस को एक्सप्लॉइट किया है और उसी के चलते ये डाइवर्सिफाइड हुए हैं। तो दिस इज अगेन करेक्ट। तो स्टेटमेंट ए एंड डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो ए एंड डी जो करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में रह जाएगा। ओके, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये भी बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि फॉलोइंग आर फ्यू स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी। ना, इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को लेकर के ये कुछ पॉइंट हैं जिनको हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए, पहला स्टेटमेंट तो ये है कि इंडिया हैज़ 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। तो यस, इट इज़ करेक्ट, बट अकाउंट्स फॉर 12% ऑफ द ओल्ड रिकॉर्डेड स्पीसीज। तो ये 12% नहीं है, जैसे इस 12% की जगह पे ये वैल्यू है लगभग 7 से 8%। तो इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड की जो रिकॉर्डेड स्पीसीज हैं उनके लगभग 7 से 8% जो स्पीसीज हैं वही पाए जाते हैं। एरिया इसका 2.4% ही है, लेकिन स्पीसीज यहाँ पे 7 से 8% पाए जाते हैं, ना कि 12%। तो स्टेटमेंट ए तो आपका गलत है। ठीक है, इंडिया हैज़ ओवर 45,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। तो 45,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स नहीं है, करंट सेंसस के अकॉर्डिंग ये जो नंबर है तकरीबन ये 92,000 है कि 92,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, एंड 91,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स जो है ये भी नहीं है, और 91 की जगह पे ये जो नंबर है दिस इज ओनली 45,000। तो जो वैल्यूज़ हैं वो रिवर्स दी हुई है, एनिमल्स की वैल्यूज़ प्लांट्स के साथ में है ऑलमोस्ट, और प्लांट्स की वैल्यू है वो एनिमल्स के साथ में है। तो स्टेटमेंट ये भी हमारा गलत है। ठीक है, करेक्ट नहीं दिया हुआ है। 4 ऑफ द ग्लोबली आइडेंटिफाइड बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। तो ग्लोब के जो 4 हॉट स्पॉट्स हैं वो इंडियन कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर फाउंड इन इंडिया।
यस, इसमें आप क्योंकि काफ़ी बार ये आया हुआ है, तो वन इज़ द हिमालयाज, जो कि ईस्टर्न हिमालयाज है, वो हमारे पास इसी में आता है। इंडो बर्मा जो एरिया है, ठीक है, इसी प्रकार से सुंडा लैंड है, एंड दिस इज द वेस्टर्न घाट्स। तो ये चारों एरिया हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट के लिए हॉट स्पॉट्स के लिए काउंट होते हैं। थोड़ा सा आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो एंडेमिक स्पीसीज हैं, हॉट स्पॉट वो एरिया होते हैं जहाँ पे हाई एंडेमिक पाई जाती है और साथ में स्पीसीज का जो थ्रेट है वो काफ़ी सीवियर हो। तो सीवियर थ्रेट के साथ में एंडेमिक स्पीसीज जिस एरिया में हो वो हॉट स्पॉट में काउंट होते हैं। तो यहाँ पे हिमालय के अंदर लगभग 31.6% एंडेमिक स्पीसीज हैं, इंडो बर्मा के अंदर 51.9% एंडेमिक स्पीसीज हैं, और सुंडरलैंड के अंदर लगभग 60% एंडेमिक स्पीसीज हैं, वेस्टर्न घाट के अंदर लगभग 51.5% एंडेमिक स्पीसीज है। तो एंडेमिज्म के रिगार्डिंग सुंडरलैंड है वो सबसे ज़्यादा सीवियर है, कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती है, और ये चारों ही हॉट स्पॉट्स में काउंट होते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर सी सही है। देन था इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हार्बर अराउंड 60% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन। तो देखिए, करंट जो सिचुएशन है, और करंट सिचुएशन के अंदर इंडिया के अंदर पूरे ग्लोब का जो टाइगर पॉपुलेशन है वो 60% नहीं है, दिस इज अराउंड 75%। तो पिछले कुछ सालों के अंदर टाइगर पॉपुलेशन है वो इंडिया में इंक्रीज भी हुई है, तो ये वैल्यू लगभग 75% है। तो एक एंगल से डी है वो भी गलत है, तो स्टेटमेंट सी ही सही होना चाहिए, ओनली स्टेटमेंट सी ही। लेकिन अभी एन टी ने सी एंड डी दोनों को राइट किया है, तो ये चीज़ तो ऑब्जेक्शनेबल ही है कि अगर डाटा करेक्ट नहीं है तो इट मीन्स प्रेजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बात गलत ही रहेगी। बट देखते हैं CSIR के डिसीजंस किस प्रकार से रहते हैं, एनडीए क्या डिसीजन लेता है, और हमें हमारे डाटा को इसी प्रकार से यूज़ करना है कि हमें पता रहना चाहिए कि वैल्यूज़ कुछ इस प्रकार से हैं। ओके ओके, दिस वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी एक डाटा बेस्ड ही है कि यहाँ पे हमें बात करनी है कि द ग्राफ डिपिक्ट्स द ट्रैजेक्टरीज, है ना, ये ट्रैजेक्टरीज आपको बताई हुई है कि क्या ट्रेंड रहा हुआ है। ABCD ये ट्रैजेक्टरीड है कि ये ABCD 3 पैरामीटर्स में जो चेंजेज आया है टाइम के साथ 1955 से लेकर के 2015 तक, ये जो चेंजेज हैं वो बताए हुए हैं, और वाई एक्सिस के ऊपर दिखा रखा है प्रपोर्शन चेंजेस रिलेटिव टू। तो दिस इज द परसेंटेज चेंज कि कौन से पैरामीटर में कितना चेंज आया है, परसेंटेज चेंज, प्रोपोर्शनल चेंज, है ना। और सम ऑफ द मेजर ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज, तो ये सारी चीज़ें वही हैं जिन्होंने ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंजिंग कॉज की है, ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज, ठीक है। तो पूरे ग्लोब के अंदर जो चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस को लेकर के क्या ट्रेंड रहे हैं 1955 से लेकर के 2015 के अंदर, और किसी भी पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर कितना ज़्यादा चेंज आया है, वो थोड़ा सा हमें यहाँ से समझ में आना चाहिए, और उसी को फोकस करके ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। देखिए, जो सबसे ज़्यादा जो चेंज है कि वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, दिस इज़ फॉर द नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यूज़, कि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने के साथ में ही जो इनपुट ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स है, क्योंकि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन एक लिमिटिंग रिसोर्स है, और उसका जो इनपुट बढ़ाने के लिए और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए पिछले टाइम के अंदर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो ए में हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, यानी कि फोर्थ वाला पैटर्न इसके लिए सही होगा। अगर इसके अलावा हम जैसे कि डायरेक्टली आप यहाँ से एक चीज़ को कैच भी कर सकते थे कि एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन है, कि एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पिछले सालों के अंदर बढ़ी है, उसका एक बढ़ोतरी का ट्रेंड है, लेकिन प्रपोर्शन चेंज जो है कि कितना ज़्यादा बढ़ गया है वो इतना ज़्यादा नहीं है, और ये जो है पैरामीटर ये काफ़ी कम है। और एक साथ में ही जैसे लैंड एरिया,
है ना। ये तो जस्ट सिंपली वैसे भी सोचा जा सकता है कि कुछ चीज़ें ना भी याद हो तो भी आप इनको अप्लाई कर सकते हैं कि लैंड एरिया की हम कितने लैंड को यूज़ कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट लैंड है वो ऑक्यूपाइड ही है, और काफ़ी सारा लैंड है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए ऑक्यूपाइड है। तो उसमें पिछले टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा कोई बढ़ोतरी है वो नहीं आई है। तो सबसे कम जो रहा है दैट इज़ फॉर लैंड। तो दिस इज डी। तो डी में हमारे पास आना चाहिए दिस इज 1। और एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन के लिए ट्रेजेक्ट्री जो सी है दैट विल बी राइट। तो सी फॉर सेकेंड। और ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट है, तो जो बी वाली जो ट्रेजेक्ट्री है दैट शुड बी ह्यूमन पॉपुलेशन। मीन्स एक्सपेक्टेशन जो है और थोड़ा सा जो हमें आइडिया रहना चाहिए कि लैंड यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है और ह्यूमन पॉपुलेशन उससे कहीं ज़्यादा बढ़ा है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का जो इनपुट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और एटमॉस्फेयर में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उसका फ्रैक्शन बहुत छोटा सा है। हालांकि बढ़ोतरी से इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन फ्रैक्शन में जो चेंज है वो इतना ज़्यादा नहीं है, परसेंटेज से इतना ज़्यादा नहीं है कि आप उसको बाकी से कंपेयर करेंगे तो वो बहुत ही हल्का सा फील होगा। तो ये जो राइट कॉम्बिनेशन है ये हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिल जाएगा। तो दिस इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट दैट शुड बी राइट हियर। ओके, चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए रहा है कि अब डायग्राम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें बताया गया है कि जनरलाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ना, ए बी सी डी 4 कर्व आपको दे दिए ऑफ एलोकेटनस ऑर्गेनिक मैटर जो किसी अदर सोर्स से आते हैं। जो अदर सोर्सेज से आने वाला ऑर्गेनिक मैटर वो है, और ऑटोकॉनस प्रोडक्शन जो कि जो प्लांट्स खुद प्रोड्यूस करते हैं, या जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो सेल्फ जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं। तो प्लांट्स की वजह से जो प्रोड्यूस होता है ऑर्गेनिक मैटर वो तो है ऑटो लेवल का, और किसी और सोर्स से जो पानी में ऐड हो जाता है वो होता है एलो नेचर का। तो ऑटो एंड एलो ऑर्गेनिक मैटर का जो प्रोडक्शन है उसको हमें मेजर कर, उसको हमें फोकस करते हुए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये था डिफरेंट ऑटोट्रॉफिक ग्रुप्स एज ए स्ट्रीम ट्रांजिशन टू ए रिवर। तो एक पानी का छोटा सा जो बहाव है जो कि स्ट्रीम होता है, उस छोटे से बहाव का ट्रांजिशन है नदी में, यानी कि थोड़े से पानी से खूब सारा पानी। जैसे एक थोड़ा सा पानी बह रहा हो और वो बाद में एक नदी में या एक रिवर के अंदर ऐड हो रहा हो, तो हमें कंपेयर यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए कंपेयर करना है, जहाँ पे वाटर खूब सारा है, ठीक है, डेप्थ भी आएगी यहाँ पे, वाटर का अमाउंट भी ज़्यादा है, और यहाँ पे डेप्थ भी कम है और अमाउंट ऑफ वाटर भी कम है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑटो एंड एलो इनको हम देखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमें जो ऑप्शंस में दिया हुआ है वो किस प्रकार से है। देखिए जो पैरामीटर ए जो पार्ट है इसके अंदर, ए वाला जो कर्व है कि जो स्मॉलर स्ट्रीम्स हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर तो आपको छोटी वैल्यू का मतलब तो एक छोटी स्ट्रीम है, और यहाँ पे आएंगे तो एक लार्ज रिवर है ना, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर इधर जाने का मतलब कुछ आपको इस प्रकार से फॉलो करना है। एंड वाई एक्सिस के ऊपर ऑर्गेनिक मैटर का कंट्रीब्यूशन है, एक प्रकार से ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर में हमारे पास दो लेवल है, एक है ऑटो वाला और दूसरा है एलो वाला। तो ऑटो एंड एलो दोनों को हमें देखना है, ठीक है। तो जो स्मॉल स्ट्रीम है उनमें ये चीज़ ज़्यादा हो, और जो लार्ज रिवर्स हैं उनके अंदर आते आते या लार्ज रिवर तक अगर हम इसको अप्लाई करें तो वहाँ पे ये पैरामीटर है ये काफ़ी कम हो जाता है। राइट। तो जैसे किसी भी वाटर स्ट्रीम के अंदर जो कंटेंट्स ऑर्गेनिक मैटर का जो ऐड होना है, तो हालांकि जो
थोड़ा सा पानी है उसके अंदर, जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो कम है, रिवर के अंदर ज़्यादा है, तो ऑटो वाला ऐसा पैटर्न नहीं हो सकता। एलो वाला पैटर्न है वो ऐसा होगा। तो दिस इज़ फॉर एलो, कि अगर किसी अदर सोर्स से कंटेंट है तो पानी कम हो और कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो, कि थोड़े से पानी के अंदर आप एक कांस्टेंट अमाउंट ऑर्गेनिक मैटर की डिपॉजिट कराएंगे तो वहाँ पे कम पानी में ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, और जैसे जैसे पानी ज़्यादा उसमें ऐड होगा तो ये लेवल कम हो जाएगा। तो ये एलो को रिप्रेजेंट करता है, तो ए फॉर एलो। ठीक है। ऐसे ही जो बी वाला पैरामीटर है वो कुछ अलग है, कि थोड़े से पानी की जो स्मॉल स्ट्रीम है उसमें ये अमाउंट कम हो, और फिर जहाँ पे ज़्यादा पानी है उसमें ये जो इस प्रकार से जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बढ़ जाए, है ना। तो दिस शुड बी ऑटोट्रॉपस फ्रॉम फाइटोप्लैंक्टन। तो ये वाला पार्ट ऑटो का होना चाहिए, कि नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन छोटी स्ट्रीम में कम है, पानी कम है, वॉल्यूम कम है, और लार्ज रिवर के अंदर नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा है। तो बी शुड बी सेकंड। इसके बाद में जो सी कारो है, कि स्टार्टिंग के अंदर ये पैरामीटर ऑर्गेनिक मैटर इस रास्ते से जो भी है वो काफ़ी कम हो, और बाद में ये बढ़े, और उसके बाद में लार्ज जो रिवर्स हैं उनमें ये अमाउंट काफ़ी कम हो जाती है। तो अभी हमारे पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं। ये एक तो है ऑटो फ्रॉम बॉटम अटैच एल्गी, और एक है फ्रॉम एक्वेटिक मैक्रोफाइट्स। एक्वेटिक मैक्रोफाइट्स का मतलब ये है कि यहाँ पे बड़े आकार के जो प्लांट्स हैं वो होंगे, और बॉटम अटैच एल्गी हैं वो सॉर्स जो हैं जहाँ पे तली जो होती है पानी की, जो बॉटम होता है वहाँ से अटैच्ड एल्गी, ऐसा कुछ हो। तो जो सी वाला पैटर्न है ये हमारे लिए हो जाएगा फ्रॉम बॉटम, कि जो बॉटम अटैच्ड है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि स्मॉल्स के अंदर ये क्योंकि वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स ज़्यादा होते हैं, और जैसे जैसे पानी की अमाउंट बढ़ेगी तो ये जो मैटर है कि बॉटम के साथ जुड़े हुए जो प्लांट्स हैं उनका नंबर बढ़ेगा, एल्गीज हैं उनका नंबर बढ़ेगा, और एक काफ़ी बड़ी रिवर जिसके अंदर की डेप्थ ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे इनका नंबर दोबारा से रिड्यूस हो जाएगा। तो जब हमने एल्गी को ले रखा है उसकी वजह से ऑर्गेनिक कंटेंट क्रिएट होता है, तो ये ऑटो में ही जाएगा। तो दिस इज द सी फॉर, कि जो मैक्रोफाइट्स हैं, मैक्रोफाइट्स का मतलब जो लार्ज आकार के जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, तो एक्वेटिक प्लांट्स का जो नंबर है कि लार्ज रिवर में भी कम हो जाता है, स्मॉल रिवर में भी कम होता है, और जहाँ पे मीडियम जो है वहाँ पे ये हाईएस्ट होता है। इसके बाद में लास्ट में इसमें बचा हुआ पैरामीटर डी वाला, और डी वाला पैरामीटर का कुछ कंट्रीब्यूशन इस प्रकार से है कि ये लार्ज रिवर्स में इसकी वैल्यू नहीं है, लार्ज रिवर्स में इसकी वैल्यू 0 पे आ गई है, और स्मॉल स्ट्रीम्स में भी कम होता है, जहाँ पे थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे इसकी अमाउंट है, और लार्ज रिवर्स में बिल्कुल से भी नहीं है। तो दिस इज़ फॉर बॉटम। ठीक है, ये आपके बॉटम में अटैच्ड एक्वेटिक मैक्रोफाइट्स होंगे, और ये आपके पास रह जाएंगे एल्गीज। मीन्स जैसे जैसे हम पानी को बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे पानी कम है, तो पानी कम होने पे एलो का अमाउंट यहाँ पे हाई है, और यहाँ पानी ज़्यादा है तो एलो की अमाउंट यहाँ पे कम हो जाएगी। ऑटो की जो अमाउंट है, ऑटो का मतलब जो एक्वेटिक प्रोड्यूसर्स हैं उनसे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो वो जो पार्ट है वो यहाँ पे कम होगा, और यहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है तो ऑटो वाला पार्ट यहाँ पे बढ़ जाएगा। एंड देन आफ्टर जो अटैच्ड और जो एल्गी हैं बॉटम से अटैच होने वाले, और एक्वेटिक मैक्रोफाइट्स जो कि एक्वेटिक प्लांट्स हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा आपको इस प्रकार से देखना पड़ेगा कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा डेप्थ होती है तो उस समय पे अटैच्ड एल्गीज हैं वो नहीं है, वहाँ पे एक्वेटिक जो
मैक्रोफाइट्स हैं वो हो सकते हैं, एल्गीज नहीं होंगे। तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है कि डी के लिए हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को करेक्ट करें, तो ये ऑलमोस्ट ए फर्स्ट बी सेकंड एंड ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें यहाँ मिल जाएंगे। तो पहली बार ऐसा क्वेश्चन डाला गया था जिसमें टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज की गई है ना, कि ऑटो एंड एलो कैटनस लेवल के ऊपर ये चीज़ें पूछी गई हैं। हालांकि इससे पहले बीओडी, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ऐसे क्वेश्चन तो काफ़ी बार रहे हैं, बट ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। ओके, तो ये हमारा मॉर्निंग शिफ्ट के जो क्वेश्चंस थे, बी पार्ट के और सी पार्ट के क्वेश्चन जो कि इकोलॉजिकल साइंस के ऊपर बेस्ड थे, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। और कुछ चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल से नया भी था, कुछ चीज़ें पहली बार पेपर में देखने को मिली हैं, कुछ डाटा बेस्ड क्वेश्चन भी थे, कुछ कॉन्सेप्चुअल भी थे। तो ये जो फर्स्ट वीडियो है इसमें मॉर्निंग शिफ्ट का डिस्कशन आपके साथ शेयर किया जा रहा है, और अगला जो इसका सीक्वेंस रहेगा उसमें हम इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे। तो आई होप ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और जो माइनर से इश्यूज जो कि क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए ज़रूरत थे, आई होप आप सब वहाँ से कवर कर पाएंगे, और डेफिनेटली ये वीडियो हेल्पफुल जाएगा। और पिछले पेपर्स के अंदर इकोलॉजिकल साइंसेस से काफ़ी सारे क्वेश्चन रहे हैं, और उन क्वेश्चंस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमारे इस बुकलेट के अंदर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, तो इकोलॉजिकल साइंसेस के लेवल को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए और यहाँ से बहुत अच्छा स्कोर निकालने के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप इस बुकलेट को भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे लास्ट क्वेश्चंस का कंप्लीट डिस्कशन है, और इवनिंग शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं उनका एक्सप्लेनेशन इस बुकलेट के लास्ट क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन से डायरेक्टली कनेक्टेड भी है। तो अगले वीडियो में आप वो भी समझेंगे कि पर्टिकुलर कंटेंट एज इट इज़ नेक्स्ट इस करंट पेपर में भी रहा हुआ है, वहाँ से भी हम चीज़ों को आराम से कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हों या अप्लीकेबल बातें हों, तो उन सभी के लिए बहुत अच्छे से हमें इस चीज़ों को कवर करना होता है, और आई होप ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। ओके, गुड लक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।